आज का विषय है जनसंचार के तत्व, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज द टॉपिक फॉर टुडे। कल हमने आपसे चर्चा की थी संचार के तत्व, आज चर्चा करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जनसंचार एक साथ लिखते हैं और अंग्रेजी में अलग अलग लिखते हैं, हिंदी में एक साथ। ये वही तस्वीर है कल वाली तस्वीर, इसमें भी वही बनेगी। प्रोसेस का जिक्र हो तो इस प्रक्रिया का ज्यादा वर्णन करना होता है, वरना जब हम तत्व की चर्चा करेंगे तो देखिए मास कम्युनिकेशन क्या है, संचार का ही एक रूप है, संचार का ही एक प्रकार है। संचार जो है एक समझ लीजिए कि जननी है जनसंचार की, और उस संचार का एक अंग है। मान लीजिए पूरा मेरा शरीर है तो संचार पूरा शरीर है, और जनसंचार एक हाथ। हम सोचते मास कम्युनिकेशन बहुत बड़ा है, मास कम्युनिकेशन की पैदाइश ही कम्युनिकेशन से हुई। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर द सेम, दैट इज इनकोडिंग, सोर्स, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। इसमें भी वही बातें आएंगी। अब सोर्स, इसके उदाहरण बदल जाएंगे, इसके समझाने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। जैसे मास कम्युनिकेशन में सोर्स इज डिफरेंट। मास कम्युनिकेशन में मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री स्रोत हो गए, या राष्ट्रपति महामहिम अगर राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहते हैं तो वो दूरदर्शन के पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसको और बेहतर समझने से पहले हमें मास कम्युनिकेशन क्या होता है इसको समझ लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो और भी बेहतर रहेगा। मास कम्युनिकेशन से अलग है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर, और भी कई परिभाषाएं दी थी। मास कम्युनिकेशन, देखिए जितने भी संचार के प्रकार हैं सबका ऑडियंस थोड़ा अलग हो जाता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा तो इसका ऑडियंस कौन है, मैं खुद हूं। मैं अगर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो मैं ही सोर्स हूं और मैं ही रिसीवर हूं। अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करें तो उसका ऑडियंस कोई हमें नया आदमी होगा, एक व्यक्ति हो। सब में जो ऑडियंस है उसका नेचर बदल जाता है। वो मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस थोड़ा सा अलग होता है। मास कम्युनिकेशन को समझने के लिए मास ऑडियंस को समझना, तो मास ऑडियंस अलग होता है। एक ग्रुप के ऑडियंस, एक इंटरपर्सनल का ऑडियंस एक ही व्यक्ति होगा, लेकिन मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस बहुत लार्ज होगा, वेरी लार्ज। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, द बिगेस्ट डाइवर्सिटी। यहाँ कितना ज्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो इसका ऑडियंस बहुत बड़ा होगा। फिर ऑडियंस हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस का मतलब विषम। जैसे ग्रुप का ऑडियंस एक जैसा होता है, आप सभी ग्रेजुएट हैं, आप सभी की उम्र लगभग बराबर है, आप सभी मास कम्युनिकेशन पढ़ने आए हैं, तो ग्रुप का ऑडियंस थोड़ा होमोजेनस होता है, तुलनात्मक रूप से। तुलनात्मक बोलना जरूरी है, इसको मत छोड़िएगा। और मास का ऑडियंस
तुलनात्मक रूप से विषम होता है। उसमें पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है। एक प्रदेश का विभिन्न प्रदेशों का है, विभिन्न भाषाओं का है। उसमें भारत में ही कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती। आपकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी भारतीयों की मातृभाषा हिंदी। मराठी भी मातृभाषा है, बंगाली भी मातृभाषा है, बंगला, पंजाबी भी मातृभाषा है किसी की। आपकी हिंदी है, सबकी तो हिंदी नहीं है। तो बहुत तरह के ऑडियंस होते हैं, बहुभाषी, बहुक्षेत्रीय, बहुस्वभावी, विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाले, बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, हर प्रकार के लोग होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस बहुत बड़ा होता है, मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस बहुत हेट्रोजेनस, रिलेटिवली हेट्रोजेनस, ये इसकी दूसरी की पॉइंट है। फिर मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस एनोनिमस होता है। एनोनिमस का मतलब गुमनाम। मान लो कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं, तो जो सुन रहा है सबका नाम जानते हैं। यहां हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आप सबका नाम, चेहरा सब जानते हैं। किसी का भूल भी गए तो यहां तुरंत देख लेंगे। फिर मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस को कहते हैं ऑडियंस इज एनोनिमस, यानी ऑडियंस गुमनाम होता है, उसके नाम का पता नहीं है। मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस स्कैटर्ड होता है, एक जगह नहीं होता। क्योंकि टीवी आप एक जगह बैठ के तो नहीं देख रहे सब लोग, अपने परिवार के लोग एक जगह बैठे होंगे ना। पूरे भारत में एक मल्टी स्टोरेड फ्लैट में कितने टीवी चल रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुना जा रहा है। तो ऑडियंस सेपरेटेड है, स्कैटर्ड है, एक शहर में, उस शहर में, एक्स शहर में, वाई शहर में, जेड शहर में, हरियाणा में, दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह सुना जा रहा है। तो ऑडियंस सेपरेटेड है। न्यूज़पेपर को कहते हैं, दूरदर्शन को कहते हैं, सॉरी, टेलीविजन इज ए मास मीडिया, बिकॉज इट communicates with such audience which is large in size, heterogeneous in nature, anonymous audience are there and the audience are scattered, मतलब उसमें टुगेदरनेस नहीं है, एक साथ नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत प्रकार के संचार पढ़ाए जाएंगे, जिसमें ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस सबसे ज्यादा होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पब्लिक कम्युनिकेशन का ऑडियंस मास कम्युनिकेशन से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि संख्या निर्धारित नहीं है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जब भाषण हो रहा था तो अखबारों में लिखा था कि लगभग 4 लाख ऑडियंस थे। या अमिताभ बच्चन का जब चुनाव पूर्व इलाहाबाद में भाषण हो रहा था तो बहुत बड़ी संख्या में ऑडियंस थे जो चुनाव लड़ने गए थे, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, तो बहुत बड़ी ऑडियंस थी। तो 4 लाख की ऑडियंस थी जेपी के भाषण में। कई ऐसे अखबार होते हैं जो मास कम्युनिकेशन करते हैं और उसकी प्रसार संख्या 2000 है, 5000 है, होती है ना। तो हम हमेशा नहीं, कुछ देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशन आल्सो व्हेन द ऑडियंस ऑफ मास कम्युनिकेशन इज स्मॉलर देन द पब्लिक कम्युनिकेशन। लेकिन सामान्य स्थिति में मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस सबसे ज्यादा होता है। अपवादी स्थिति मैंने बता दिया आपको कि पब्लिक कम्युनिकेशन फिर आपको बाद में बताएंगे क्या होता है। लेकिन कई प्रकार के संचार हैं, अभी अभी मैंने बताया, जिसमें अंतरवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार, लोक संचार, पब्लिक कम्युनिकेशन, पराभौतिकी संचार, बहुत प्रकार के संचार हैं। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देयर आर सो मेनी टाइप्स। तो अभी मैं मास कम्युनिकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मास कम्युनिकेशन का ऑडियंस रिलेटिवली लार्ज होता है, लार्जेस्ट ही होता है सामान्य स्थिति में, लेकिन
क्योंकि पब्लिक से अधिक होता है मास कम्युनिकेशन। कोई भी अखबार है देख लो, उसका कितना अधिक सर्कुलेशन है और उसकी रीडरशिप कितनी अधिक होती है। टेलीविज़न की ही टीआरपी देख लो। लेकिन कोई छोटा सा एफएम रेडियो है, वो एक छोटे रेंज में है, कम्युनिटी रेडियो, वो भी मास कम्युनिकेशन कर रहा है, तो कई बार पब्लिक का ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। खैर, तो मास कम्युनिकेशन बहुत, उसका ऑडियंस बहुत दूर दूर होगा, उसका ऑडियंस में बिखराव, फैलाव, चितराव होगा, उसका ऑडियंस विषम होगा, उसका ऑडियंस एनोनिमस होगा, उसका ऑडियंस बहुत बड़ी संख्या में होगा। ये मास कम्युनिकेशन। जबकि कम्युनिकेशन हम दो व्यक्ति भी करते हैं। तो इसके जब एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे तो सोर्स अभी मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं तो उसको एक उदाहरण कह रहे हैं। और भी उदाहरण हो सकते हैं। कोई आपका टेलीविजन का प्रोग्राम होता है, और सोप ओपरा है, उसके जो भी एक्टर्स हैं, दे आर ऑल द सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंटायर टीम इज द सोर्स। बट हियर वन इंडिविजुअल, इफ आई कॉल द प्राइम मिनिस्टर इज द सोर्स इन केस ऑफ दिस सिचुएशन। इनकोडिंग, अब इनकोडिंग मैंने आपको कल बताया था कि इनकोडिंग में क्या होता है। हम अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को ऐसा श्रृंखलाबद्ध कर देते हैं कि एक अर्थपूर्ण चीज बन जाता है। इट इज अरेंजिंग, सीरियलाइजिंग, सिक्वेंसिंग। तो जब प्रधानमंत्री का संदेश राष्ट्र के नाम जाता है तो उसकी पूरी स्पीच की तैयारी होती, पूरी एक टोली होती। मीडिया एडवाइजर, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग, पूरी टोली काम करते हैं, आपके जैसे मास कम्युनिकेशन वाले, जो सभी लेखक होते हैं और अलग अलग प्रांतों के उनकी टीम में होते हैं। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अगर हरियाणा में भाषण देने आएंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति उनके स्पीच को लिखेगा जो हरियाणा के ऑडियंस से भली भांति अवगत हो। वो हरियाणा का ही होगा सामान्यतः, या भली भांति यहाँ की संस्कृति, यहाँ के ऑडियंस, यहाँ के पब्लिक बिहेवियर सब कुछ जानता, भली भांति। तो पहले वो लिखे, मतलब एक प्राथमिकता ये होगी, ये नहीं कि केवल वो, जरूरी नहीं कि हरियाणा का है तो सब उसको ही दिया जाए, बाकी चीजों से भी उसको उसकी जानकारी हो। वो बिहार जाएंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति को लिखने के लिए दिया जाएगा जो बिहार की संस्कृति से भली भांति अवगत हो, बिहार के पब्लिक से भली भांति, बिहार के प्रेजेंट ट्रेंड से भली भांति अवगत, उसकी संस्कृति से, उसकी आर्थिक स्थिति से, उसकी राजनीतिक स्थिति से, उसकी सामाजिक स्थिति से, उसकी धार्मिक स्थिति से, उसकी आध्यात्मिक स्थिति से, सबसे वो अवगत होगा। तो वो व्यक्ति, तो एक कहने का मतलब पूरी टोली होगी जो उसको उसका लेखन करेगी, उसकी एडिटिंग करेगी। तो इनकोडिंग क्या होता है, भी मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि उसमें अरेंज होगा, कौन पैराग्राफ पहले लिखें, किस बात को पहले लिखें, किसको बाद में लिखें, पूरा वो सोचेगा। उसके दिमाग में, राइटर के दिमाग में इनकोडिंग होगा। और ये नहीं कि वो जो लिख दिया सो फाइनल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो लिखा, फिर उसके सीनियर देखेंगे, फिर उसका चीफ जो है, मीडिया एडवाइजर जो भी है वो देखेगा, फिर प्रधानमंत्री खुद फाइनल करेंगे। या राष्ट्रपति का संदेश है तो राष्ट्रपति खुद, उनकी कलम लगेगी, वो संतुष्ट होंगे क्योंकि बोलना उनको है। तो पूरी एक टीम काम कर रही है उसमें, न केवल लिखने के लिए, इवन जब उसकी शूटिंग होगी तो आप सोच लीजिए सर्वश्रेष्ठ जो उस दूरदर्शन के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सब वहाँ पर अवेलेबल होगा और उनकी निगरानी में उसका क्या बैकग्राउंड रखा जाएगा, किस प्रकार का कैमरा यूज होगा, वो पूरे 1 महीने से तैयारी हो। ये सब क्या है, एडिटिंग भी एक प्रकार का इनकोडिंग। वहाँ भी वो सोचता है, स्ट्रक्चर करता है, सीरियलाइज करता है। प्रोडक्शन में भी क्या है, सारा अरेंजमेंट करता है कि कैसे शुरू होगा, क्या बैकग्राउंड होगा। तो इनकोडिंग को जो मैंने आपको ये सब जो चीज बताया है ना हमने, ये सब एक एक रिसर्च का टॉपिक हो, ये सब एक बीज है मास कम्युनिकेशन। इस सब पर, ऑडियंस पर मैंने बताया रिसर्च होता है, पीएचडी होता है। डिकोडिंग पर पीएचडी हो सकता है, इनकोडिंग पर आप पूरा रिसर्च कर सकते हैं। सोर्स इस अपने आप में एक छोटा, देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा चीज है। तो मास कम्युनिकेशन का जो इनकोडिंग होता है वो पूरा टीम उसका इनकोडिंग में होता है।
एक पूरी उनके साथ टीम होती है और वो उसको सोचती है। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ राइटर है, तो वो एडिट जब किसी न्यूज़ को बनाता है तो उसके दिमाग में उसके ऑडियंस नाचते हैं, उसका पब्लिक नाचता है और वह सोचता है, इनकोड करता है क्या लिखें, किस पैराग्राफ को पहले लिखें, किसको बाद में लिखें, कौन सा वर्ड रखें, कौन सा वर्ड को हटा दिया जाए जो हमारी ऑडियंस को सूट करेगा, जो हमारे अखबार के पाठक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो वो भी इनकोडिंग करता है वहां पर, ठीक है। उसके बाद मैसेज वही मान लो राष्ट्र के नाम संदेश है प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का, तो उनका जो भी संदेश है, जैसे अभी कोविड-19 के दरम्यान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आया था, तो पूरा कोविड के संदर्भ में था कि क्या क्या सुरक्षा बरती जाए, क्या क्या किस प्रकार के उपचार किए जाए, कैसे आप लोग क्या क्या उस सारी बातों को बताया गया, वो संदेश हो गया। उसके बाद चैनल इस संदर्भ में दूरदर्शन या जो भी चैनल हो सकता है, दूरदर्शन चैनल, तो चैनल मास कम्युनिकेशन का जो होता है उसको मास मीडिया ही कहते हैं। मास मीडिया अभी मैंने आपको बताया, मास कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मास कम्युनिकेशन इतने बड़े ऑडियंस से होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होता है, बिना टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। एक बात मैं अभी आपको मास कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा था, तो ये भी जोड़ लीजिए कि मास कम्युनिकेशन बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़े लोगों से, दूर दरार बैठे लोगों से संचार होगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, लेकिन मास कम्युनिकेशन बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता। और जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वही चैनल। तो मास मीडिया क्या है? टेलीविजन एक टेक्नोलॉजी, टेलीविजन इज ए चैनल इन केस ऑफ मास कम्युनिकेशन। In case of group communication, the blackboard is a channel, the language is a channel. मगर मास कम्युनिकेशन में टेलीविजन एक चैनल है, रेडियो एक टेक्नोलॉजी भी है और एक चैनल है। बिना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के मास कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ही वो चैनल बन जाता है। न्यूज़पेपर खुद एक टेक्नोलॉजी से निकलता है, वो टेक्नोलॉजी वो प्रोड्यूस होता है पूरा। तो चैनल इज न्यूज मास कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मास मीडिया, ठीक है। फिर डिकोडिंग ये ऑडियंस करेगा, जो पब्लिक है मास कम्युनिकेशन। अब हर तरह के लोग अलग अलग उसका अर्थ लगाएंगे उस संदेश का, क्योंकि उनकी अलग अलग परसेप्शन। और मास ऑडियंस एक जैसा नहीं होता, अभी मैंने बताया, सबकी सोच अलग है, सबका दृष्टिकोण अलग है, सबकी पृष्ठभूमि अलग है, सबकी उम्र अलग है, सबकी शिक्षा अलग है, सबकी धर्म अलग है, जाति अलग है, सोच अलग है। तो उस दृष्टि से उसकी डिकोडिंग भी अलग अलग तरीके से होगी। और फिर उसका रिसीवर भी उसको जब रिसीव करेगा तो उसका फीडबैक जो होगा, वो आपस में जो चर्चा करते हैं लोग, वो भी एक प्रकार का फीडबैक कहलाता है। प्रत्यक्ष तो नहीं है वो फीडबैक, लेकिन आपस में चर्चा हो रही है तो वो भी एक प्रकार का उसका फीडबैक है, इनडायरेक्टली मास कम्युनिकेशन के केस में। लेकिन एग्जैक्ट फीडबैक क्या होता है? जो आप मान लीजिए अखबार है तो आप लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, बहुत से कॉलम होते हैं अखबार में, देखिएगा, लेटर टू द एडिटर, हिंदी में कहें तो पाठकनामा, शिकवे शिकायत, आपकी चिट्ठी, जनवाणी, ऐसे ऐसे स्तंभ होते हैं विभिन्न अखबारों में। देखिएगा वो क्या है? जो ऑडियंस जिसने उस अखबार को पढ़ा है वो पढ़कर फिर उस पर टिप्पणी भी करता है या कुछ अपनी समस्याएं रखता है, वो लेटर टू द एडिटर जो होता है वो फीडबैक कहलाता है। उसी तरह दूरदर्शन में होता है आपकी आवाज, आप और हम। आप देखेंगे वीक में कोई आता है आपकी चिट्ठियों को पढ़ता है। अखबार में तो चिट्ठी सीधे प्रकाशित हो जाती है, लेकिन दूरदर्शन में या रेडियो में आपकी चिट्ठी को पढ़ा जाता है कि आप उस मीडिया से क्या उम्मीद करते हैं या आपको क्या कमी नजर आई। ये सब जो चिट्ठियां हैं, दिस इज डायरेक्ट फीडबैक टू द मास कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले बताया था मास कम्युनिकेशन में फीडबैक एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तो एकदम एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप भी एक इंटरैक्टिव होता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में
फीडबैक एक जटिल प्रक्रिया है। उदाहरणार्थ, अगर अखबार का ऑडियंस 4 लाख है और 400 लोगों ने लेटर टू द एडिटर लिखकर भेजा, तो हो सकता है कि 4-5 के ही छपे। तो सबने तो अपने प्रश्न का उत्तर भी नहीं ले पाया, अपने संदेश, अपने फीडबैक भी नहीं दे पाया। तो इसीलिए मास कम्युनिकेशन में जो भी व्यक्ति ने भाषण दिया है या लेक्चर ही दिया है, आप उसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, और जरूरी नहीं कि सबका प्रश्न उसको लिया जा सके। जबकि छोटे ग्रुप में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, या समूह संचार हो, पब्लिक में भी ये समस्या होगी। तो मैं अभी मास कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो इसलिए मास कम्युनिकेशन में फीडबैक, या अभी ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है बहुत सारा, ये सब एक प्रकार का मास कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए ऑडियंस स्कैटर्ड है, सब ऑडियंस का नाम नहीं पता, ऑडियंस की संख्या बहुत बड़ी है। बहुत सारे जो ऑफलाइन मीटिंग में जितने कम लोग आते थे, ऑनलाइन मीटिंग में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कोई अभी सेमिनार या वेबिनार हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में, पूरे देश से, विश्व से लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन उसमें भाग तो ले रहे हैं, मगर सबके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो फीडबैक की समस्या है। तो जितना बड़ा ऑडियंस होगा उतनी जटिल हो जाएगी फीडबैक। द लार्जर द ऑडियंस, द मोर कॉम्प्लेक्स विल बी द फीडबैक प्रोसेस। और नॉइज, अवरोध, संचार में अवरोध क्या होता है, ये हमने आपको कल बताया था कि जो सोर्स कहना चाह रहा है, अगर रिसीवर उसको उसी रूप में ग्रहण नहीं कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई अवरोध है। वो अवरोध यहाँ के संदेश में भी हो सकता है, मतलब ये इनके जो अभिव्यक्ति है इनकोडिंग में भी हो सकता है, मैसेज में भी हो सकता है, चैनल में भी हो सकता है। चैनल का नॉइज हो गया, क्रिएट हो गया, डिकोडर भी ये भी गलत समझ सकते हैं। तो अवरोध का मतलब केवल शोरगुल नहीं है, मैंने कल भी बताया था आपको। अवरोध किसी भी प्रकार का एक प्रकार से, नॉइज इज ए जस्ट ए बैरियर इन कम्युनिकेशन, इट कैन बी ए लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रधानमंत्री का स्पीच है तो विभिन्न भाषाओं में उसको भाषांतरित करके भी परोसा जा सकता है, लेकिन जो दूसरे भाषा के लोग हैं, हिंदी इंग्लिश में दे दिया गया तो पढ़े लिखे लोग उसको समझ लिए। लेकिन मान लो हिंदी और अंग्रेजी में स्पीच है और आसाम का कोई खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, वो ना हिंदी ठीक से समझ पा रहा है ना अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ तक वो संदेश को पहुँचाने में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं उसको, लिंग्विस्टिक नॉइज, कल्चरल नॉइज, बहुत तरह का नॉइज होता है। तो जिस प्रकार कम्युनिकेशन में नॉइज होता है उसी प्रकार मास कम्युनिकेशन में भी अलग अलग प्रकार के नॉइज होते हैं। तो ये जन संचार के तत्व वही है बिल्कुल जो संचार के तत्व हैं, केवल हमारे उदाहरण बदल जाएंगे। आप और भी कोई उदाहरण दे सकते हैं, जो मुझे तत्काल जो उदाहरण दिखा वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है फिर।